करें उससे पहले आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें जो कि पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि नाम वापसी की तिथि 2 जुलाई होगी। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। ये भी देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहले चरण में सिंबल 3 जुलाई को मिलेंगे, इसी के बाद दूसरे चरण में 10 जुलाई के बाद सिंबल बताए जा रहे हैं। वहीं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है मतदान होगा। दूसरे चरण में 8 जुलाई को होगा और वहीं दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होने की भी तिथियां तय की गई है निर्वाचन आयोग की ओर से। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी ओर से बड़ी खबर पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई 19 जुलाई को मतगणना होगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई 2 तारीखों 2 चरणों में जो है यहाँ पर चुनाव करवाने की बात जो है निर्वाचन आयोग कर रहा है। पंचायत चुनाव में 2 चरणों में निर्वाचन होने की बात की जा रही है। पहले चरण में 3 जुलाई की बात की जा रही है, वहीं दूसरे चरण में 8 जुलाई को जो है वो बात की जा रही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो समय है वो निर्वाचन आयोग की ओर से यहाँ पर तय किया गया है। दूसरे चरण में सिंबल 8 जुलाई को होंगे, वहीं पहले चरण में 3 जुलाई को सिंबल बताने की बात जो है निर्वाचन आयोग यहाँ पर कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई हम यहाँ इस वक्त बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से 2 चरणों में यहाँ पर मतदान को कराने की बात निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है। 19 जुलाई को जो है मतगणना होगी। ये भी आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि देखिए गिनती जो है वो 19 जुलाई को होगी। पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर और अहम खबर सिर्फ तहलका डिजिटल पर आपके सामने हम रख रहे हैं किस तरीके से 2 चरणों में जो है चुनाव को करवाने की बात यहाँ निर्वाचन आयोग कर रहा है। 10 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण का 15 जुलाई को होगा। तो निर्वाचन आयोग 2 मतदान में कराने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए निर्वाचन आयोग की ओर से देखिए बड़ी खबर, पंचायत चुनाव कई दिनों से अटकलें लग रही थी इन चीज़ के ऊपर। उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि देखिए इसको 2 चरणों में कराया जाएगा। आचार संहिता जो है वो भी लागू कर दी गई है। ऐसे में बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं कि नाम वापसी की तिथि 2 जुलाई होगी। ये भी आपको बता रहे हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग 2 चरणों में होगा। पहले चरण में सिंबल 3 जुलाई को मिलेंगे, इसी के बाद 10 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान होगा। वहीं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जो समय है, जो समय सीमा है वो यहाँ तय करी गई है। दूसरे चरण में सिंबल 8 जुलाई को होंगे। वहीं आपको ये भी बतलाते चलें कि आखिरकार दूसरे चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को तय करने की बात यहाँ निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। 19 जुलाई को जो है मतगणना होगी, ये भी आपको बता रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं कि नाम वापसी की तिथि भी जो है वो 2 जुलाई को तय करी गई है। और 2 चरणों में, पहले चरण में 3 जुलाई, दूसरे चरण में 8 जुलाई के जो सिंबल हैं वो तय होंगे। निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ फैसला। कई दिनों से अटकलें चल रही थी, राजनीति गरमाई हुई थी कि आखिरकार कब ये सब खबरें सामने आ सकती हैं। तो उसके बाद देखिए अब ये खबरें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरे चुनावों को करवाने की यहाँ बात की जा रही है। 19 जुलाई को जो है मतगणना होगी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर सिर्फ तहलका डिजिटल पर हम आपको बता रहे हैं एक्सक्लूसिव किस तरीके से पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई एक अहम खबर जो है आपके सामने हम रख रहे हैं। तो पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो है कि नाम वापसी की तिथि जो है वो 2 जुलाई को तय करी है। निर्वाचन 2 चरणों में होगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में सिंबल 3 जुलाई को मिलेगा, इसी के बाद दूसरे चरण में सिंबल 8 जुलाई को मिलेंगे। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई और वहीं दूसरे चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को होगा। मतगणना की जो तारीख है वो 19 जुलाई जो है फिलहाल तय करी गई है। तो पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। और देखिए तारीखों का जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं देखिए कर दिया गया है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक और आपको बात फिर से बता दें कि 2 चरणों में जो है चुनाव करवाने की बात जो है वो कही जा रही है। और पहला सिंबल 3 जुलाई को और दूसरा सिंबल 8 जुलाई को मिलने की बात यहाँ पर की जा रही है। 10 जुलाई को पहले चरण का मतदान, वहीं 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान जो है करवाने की बात यहाँ की जा रही है। समय आपको बता दें फिर से एक बार कि देखिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो समय है उसको यहाँ पर तय किया गया है। और ये कहा जाएगा कि देखिए 19 जुलाई को जो है मतगणना होगी। तो फिर से एक बार रुख करेंगे हमारे सहयोगी वकील अहमद का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकील अहमद जी, क्या पूरा मामला है? देखिए कई दिनों से सियासत गरमाई हुई थी, उसी के बीच अब ये फैसला आया है कि देखिए चुनावों का जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया। 2 चरणों में यहाँ करवाने की सरकार बात कर रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है?
देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि काफ़ी लंबे अरसे से पंचायत चुनाव को लेकर लोगों को काफ़ी शिद्दत से इंतजार था और वो इंतजार की घड़ियां जो अब खत्म हुई हैं, तो अपने आप में उन लोगों के चेहरे पर भी जो है ना एक खुशी की लहर है, क्योंकि ये मामला आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से जो है ना अटका हुआ था। और इसी को लेकर जो अब चुनाव की आयोग ने जो तारीख तय की है, जिसमें अब ये 2 जुलाई को नाम वापसी की तारीख जो है ना रखी गई है और चुनाव को 2 चरण में रखा गया है। और 10 जुलाई को प्रथम चरण का जो है ना मतदान होगा, इसको 2 चरणों में मतदान को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक चुनावी प्रक्रिया थी, चुनावी प्रक्रिया के तहत जो लोगों की पहले से तैयारियां थी, अब वो उन तैयारियों को लेकर जो है अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने अपनी तैयारियां तो पहले से ही थी, लेकिन वो कितनी तैयारियां धरातल पर उतरेंगी, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब भी इस बात को लेकर काफ़ी कुछ जो है ना संशय भी जो है ना 2-3 दिन से चल रहा था कि पता नहीं चुनाव होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो ये बात जो है ना आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दी गई है कि चुनाव की तिथि भी डिक्लेयर कर दी है और तिथि के साथ साथ जो है ना जो भी प्रक्रिया होती है, जिसमें नामांकन वापसी की होती है और सिंबल देने की होती है और उसके बाद जो मतदान की होती है और फिर मतगणना की होती है, तो सारी स्थिति क्लियर कर दी गई है। तो इससे काफ़ी कुछ जो है ना अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया थी, जिसका काफ़ी लंबे अरसे से उन लोगों को इंतजार था, तो वो जल्द ही जो है ना एक शॉर्ट कर दी गई है और जल्द ही जो है ना जुलाई के अंत में ही ये सब चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन जो है ना मैं आपको बताऊं, जो है ना संसद, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से जो इंतजार था और इंतजार जिस तरीके से खत्म हुआ है, तो उन लोगों को अपने आप में एक अच्छी पहल भी है उनके लिए। और फिर ये है कि जो विकास कार्य जो है ना पंचायत रुके हुए थे, तो उन विकास कार्यों को जो एक गति भी मिलेगी चुनाव होने के बाद। तो ये सब चीजें एक लोकतंत्र के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी कुछ उन लोगों के लिए एक राहत की चीज है जी, समझ। लेकिन देखिए वकील जी, एक अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि कई दिनों से बातें चल रही थी कि चुनाव करवाने के मूड में नहीं है सरकार, जुलाई में होगा नहीं होगा, प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाए गए, याचिकाएं तक डाली गई हाईकोर्ट में, तो उसके बाद भी फैसला सराहनीय है। और समय सीमा का भी सरकार यहाँ खासतौर पर कह रही है कि देखिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो समय है उसका आप विशेष ध्यान रखें मतगणना के समय। क्या कुछ जानते हैं? देखिए, खास तौर से अगर एक बात को देखा जाए तो जो भी चुनाव की तिथि डिक्लेयर हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है वो हमेशा ऐसी अवसर को तलाशती है जिससे उसकी कहीं भी किसी भी जगह कोई हार ना हो। और ये सब चीजें जो है ना एक सत्तारूढ़ पार्टी के पाले में ही होती है कि कब उनको क्या कुछ कराना है। हालांकि वो हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका डली हुई थी और वो याचिका का जो है ना निर्णय भी आया है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता था समृद्ध, अगर सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव को आगे टालने वाली सिचुएशन में होती या उसके मन में होता, तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वहां पर कुछ भी हो सकता था। आगे के लिए फैसला भी सुरक्षित रखा जा सकता था और याचिकाओं का जो फैसला है वो अभी इतनी जल्दी नहीं भी आ सकता था। लेकिन ये सब चीजें होती हैं एक सत्तारूढ़ पार्टी के हाथ में, क्योंकि वो सब चीजें जो है ना इस बात को लेकर भी एक तिथि को तय करती हैं कि कहाँ उनको राजनीतिक फायदा होगा और कब होगा और किस तरीके से होगा और कैसे वो लोग सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीतने की जो कोशिश है वो उनकी कामयाब होगी। ये सबसे जरूरी पहलू उन लोगों के सामने आ जाता है जी, समझे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बहुत सारी अहम जानकारियां आपने यहाँ साझा करी। हमारे साथ वकील अहमद हमारे चैनल पर जुड़ रहे थे कि किस तरीके से बताया कि सरकार जो है अब जुलाई महीने में करवाने के लिए तैयार है। तो रुक करेंगे आगे बड़ी खबरों का, जहां पर रुड़की में किस तरीके से भगवानपुर विकास खंड के उलझे विकास कार्यों पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जहां भाजपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख करुणा कांडवाल विकास कार्यों के उद्घाटन को तरस रही थी, तो वहीं बीजेपी के राज्य मंत्री और ब्लॉक प्रमुख के आपसी विवाद में कांग्रेस विधायक ममता राकेश परिवार भी कटघरे में खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बयान पर बीजेपी राज्य मंत्री देशराज कांडवाल ने कहा है कि वह अपना इस्तीफा तैयार रखें। रुकवाएगी, चाहे वो इस ब्लॉक का जवालापुर क्षेत्र हो चाहे कलियर क्षेत्र हो, क्योंकि
विकास में बाधा बढ़ने वाली ममता राकेश, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये बादी वाला गांव है, नोकरा ग्रंट का मजरा है, लगभग 9 लाख की जो मेन सड़क है गांव की, उसका शिलान्यास आज हमारे प्रधान कंवलजीत जी, हमारे बीडीसी सदस्य मिथुन जी, इन्होंने किया है। और हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं राम सिंह जी और प्रतिनिधि मिंटू मास्टर जी, मैं यही कहूँगा कि आज चाहे वो ज्वालापुर विधानसभा हो, कलियर विधानसभा हो, इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं उन सब में काम हो रहा है, सब में बोर्ड दिख रहे हैं। इसलिए मैं ममता राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो दूसरों के घर पे जो है वो पत्थर नहीं मारते, क्योंकि उनके खुद के घर शीशे के। तो भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर किसान महाकुंभ के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि यूनियन देश भर में किसानों की पंचायतों का आयोजन करेगा और संगठन को मजबूत करने का कार्य करेगा। वहीं भूपतवाला स्थित कबीर आश्रम में आयोजित चिंतन शिविर में किसानों के बीच पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए जो आयोजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे किसानों का बहुत लाभ हो रहा है। नरेश बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है और हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राष्ट्रीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह का ये पहला राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, जिसमें किसानों की और देश की विभिन्न समस्याओं पर देश के कोने कोने से आए हुए किसान नेता चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और केवल समस्याएं नहीं तो उसका समाधान भी सुझाएंगे। तो मैं इस चिंतन शिविर के उद्घाटन के लिए आया था। इसमें मैंने अपनी ओर से 4 किसानों से अपेक्षा की है कि वो राष्ट्र प्रथम रखते हुए चिंतन मनन करें और किसानों के उत्थान के लिए काम करें। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 11 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं वो भी मैंने किसान भाइयों के बीच में रखी है और उनसे निवेदन किया है कि 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प में वह अपना भी योगदान। तो वहीं टिहरी गढ़वाल की रहने वाली रंजना रावत ने सरकारी योजनाओं का उपयोग कर आत्मनिर्भरता को मिशन पेश किया है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामोत्सव परियोजनाओं की मदद से स्वयं सहायक समूह खुशहाल बनाया। प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रशासनक योजना के तहत सब्सिडी पर ऋण लेकर फूड प्रोसेसिंग का व्यवसाय शुरू किया और अब वे माल्टा, बुरांच और गुलाब जैसे फलों का जूस बनाकर हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। साथ ही 10 अन्य महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दिया है। रंजना रावत आज ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, जो दिखाती हैं कि लगन और मेहनत से सरकारी योजनाएं सफल होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजना है। मैं टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक से हूँ। हमारे समूह का नाम खुशहाल स्वयं सहायता समूह है। हम फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। 2020 से हम NRLM से जुड़े हुए हैं और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं हम सभी का लाभ ले रहे हैं। NRLM और रीप द्वारा जो भी सुविधाएं, जो भी लाभ मिलता है उसका लाभ हमारे समूह उठा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, राज्य प्रशासन का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी USRLM का, जिन्होंने हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और हमारी आर्थिकी सुधारने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लालकुआं प्रयागराज एक्सप्रेसवे ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। अजय बिष्ट ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल के स्वाभिमान युग और बढ़ते कदम को बताया। वहीं यह रेल बरेली, कानपुर जैसे बड़े स्टेशनों को जोड़ेगी और बाबा कैची धाम जैसे धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं को लाभ देगी। ये रेलवे सेवा व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। पहले दिन 152 यात्रियों ने सफर किया और इस नई सफर पर खुशी जताई। की सरकार और जो यहाँ के हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं श्रीमान अजय भट्ट जी, क्योंकि इस क्षेत्र विशेष हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर के आसपास, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर और फर्रुखाबाद के लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं, जिनको हमेशा बसों से जाना पड़ता था। अत्यधिक किराया और बस में बड़ी अव्यवस्था होती थी कि 12-15 घंटे का सफ़र था, बड़ी दिक्कतें होती थी। इसको लेकर हमने कई बार
क्षेत्रीय सांसद को और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे मांग की थी कि एक ट्रेन चलाई जाए जो यहाँ से फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जाए, क्योंकि ट्रेनें तो बहुत थी प्रयागराज की, लेकिन सब लखनऊ होके जाती थी, जिससे फतेहपुर और उसके आसपास के जो लोग हैं वो वंचित हो जाते थे। ये ट्रेन चली है। हम इस ट्रेन के लिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी और क्षेत्रीय जो सांसद हमारे अजय भट्ट जी और मोहन बिष्ट जी जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुशी हो रही है। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा मायका फर्रुखाबाद है, जिससे कि यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन सेवा नहीं थी और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते थे बच्चों को लाने ले जाने में। अब ये ट्रेन चल गई है तो इसकी बहुत खुशी हो रही है हमें। प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक पहल हुई है। जब कुंभ चला था तब मैंने माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक दिन हमारे वहाँ से भी ट्रेन जानी चाहिए। उस समय भी 1 महीने तक लगातार ट्रेन चली। जब अच्छा रस लिया ट्रेन ने, मुझे लगा कि इसको हमको रेगुलर करना चाहिए। मैंने डिमांड करी, TOD कहते हैं इसको, ट्रेन ऑन डिमांड। तो जब डिमांड करी तो मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, आभारी हूँ अपने रेल मंत्री जी का, आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का। कालाडूंगी के मुख्य बाजार में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने राजू वर्मा नामक एक युवक को चाकू मार दोनों सोने, चांदी, आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटे, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। हमारे संवाददाता ने पीड़ित राजू वर्मा से खास बातचीत कर ये जाना कि आखिरकार उन्होंने बताया कि पहली बार है जब उनके इलाके में इस तरीके की घटना हुई है। देखिए। जुबैर आलम, तहलका डिजिटल न्यूज है। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 2 के प्रेम वर्मा जी के घर पर, जहां पे कल 19 तारीख को चोरी हुई है और चोरों ने ये कार्य दिन में ही किया है। आज हम उनके घर पर खुद आए हैं देखने कि ये कार्य किस तरीके से किया। कुछ चीजें बताई भी हैं उनके बेटे ने। क्या नाम हुआ आपका? अक्षर। राजू वर्मा। हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं राजू वर्मा जी और उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे कुछ चीजें पता करी गई कि भाई आप कहाँ थे, क्या था। उस चीज के बाद में आपको भी बताएंगे क्या हुआ। या काफी मतलब चोरियां ऐसी होती नहीं है, ये काफी समय बाद ऐसी चोरी देखने को मिली है कि जो दिन दहाड़ी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। घर से काफी सामग्री मतलब स्वर्ण बोतल मतलब काफी चीजें गायब है। इसमें सोने की सामग्री, चैन पट्टी और हमारा मंगलसूत्र, काफी चीजें बता रहे हैं। ये नेकलेस वगैरह भी बता रहे हैं, जिसमें हाथ नकदी 7,000 रुपए जो गुल्लक में जुड़े थे वो भी बता रहे हैं। बाकी बात करते हैं हम प्रेम वर्मा जी के बेटे, जो छोटे बेटे हैं, उनसे कि वो कहाँ थे और ये घटना कब की है और किस तरीके से ये चीज हुई। आइए प्रेम वर्मा जी, आपके घर पे ये जो चोरी हुई है थोड़ा चला दीजिए। चोरी जो हुई है कब हुई है? 19 तारीख 12 से 1 के बीच। तो 12 से 1 के बीच में आप लोग कहाँ थे उस समय? तो मैं बोलवा गया था बहन के अपनी बहन के यहाँ की, जिनकी शादी अभी कुछ समय पहले हुई है, कि उन्हें लेने गए थे मुरादाबाद। अच्छा, तो ये 1 से 2 बजे के बीच में चोरी हुई है दिन में। आपके बाकी घर वाले कहाँ गए थे? मेरी भाई खाना गई थी, मेरी मम्मी खाना गई थी, मुझे ताला लगा। अच्छा, इनकी वाइफ और इनकी मम्मी का एक बाजार में छोटा सा एक पार्लर है जिसमें कुछ श्रम कार्य करते हैं, तो वहाँ गए हुए थे। कि कल दोपहर में जो चोरी हुई है उसकी घटना के बारे में पुलिस को संज्ञान दे दिया गया है। बाकी अब पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं इसमें क्या। कांवड़ मेला उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण मेला है, क्योंकि इस मेले में देश से कोने कोने से लोग, करोड़ों कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। इस मेले को सकुशल संपन्न करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहता है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों की बैठक का दौर भी लगातार जारी है। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार के साधु संत भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वहीं निर्मल संतपुरा आश्रम के पद्मादश जगजीत सिंह ने कहा कि कांवड़ मेला प्रशासन के साथ साथ सभी के लिए एक चुनौती भरा काम रहता है। पहले प्रशासन हरिद्वार के सभी साधु संतों और मुख्य लोगों से बातचीत करता था, मीटिंग करता था, जिसमें सभी लोग अपने सुझाव रखते थे। पर प्रशासन कुछ समय से ना तो साधु संतों से मीटिंग कर रहा है और ना सुझाव भी नहीं मांगता है। लोकल के लिए परेशानी तो रहती ही है,
क्योंकि इतना जाम अव्यवस्था कहीं ना कहीं हम लोग जो ट्रैफिक को लेके परेशान रहते हैं तो लोकल के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसमें प्रशासन को और भी थोड़ा सा नियमों को पालन कराना चाहिए कि कहीं भी लोग गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं या थोड़ा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो उससे बाहर से आने वालों को अव्यवस्था नहीं होगी। आप देख रहे होंगे कि हम बहादुराबाद से ऋषिकेश तक पूरा जाम लगा रहता है। तो थोड़ा सा संडे सैटरडे को या फिर कांवड़ के समय यदि हम लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो अभी कांवड़ मेला आने वाला है, मेरे ख्याल से 11 जुलाई से कांवड़ मेला आरंभ होगा, तो हर साल प्रशासन अपनी ओर से बहुत भरकस प्रयास करता है कि कांवड़ मेले को हम सकुशल संपन्न कराएं, पर हर बार कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूं और साधु समाज से भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सहयोग देंगे प्रशासन का तो फिर तभी हम कोई भी मेला हो उसको सकुशल संपन्न कर सकते हैं। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा ने शहरवासियों के साथ एक साथ योग करने संदेश दिया। साथ ही शहर के हर छोटे और बड़े महिलाओं के साथ योग दिवस पर यहाँ लोग नजर आए। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि योग हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और योग का ऐसा कसरत है जिसे आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म की भक्ति को एक संगम देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है और सभी इस दिन संकल्प देते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। और निरोग रहने के लिए मैं सोचता हूँ कि रोज़ हमें योग करना चाहिए। योग हमें कुशल बनाता है, योग हमें विद्या देता है, योग हमें संतुलन रखता है हमारी बॉडी में, योग हमें जीवन की एक शैली सिखाता है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे हम खाना रोज़ खाते हैं ऐसे हमें योग भी रोज़ करना है। अंतर्राष्ट्रीय तो वहीं हल्द्वानी के एक होटल के जनरल मैनेजर पर इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करने वाली युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक युवती इवेंट मैनेजर के यहाँ काम करने गई थी और वहाँ होटल में जनरल मैनेजर को पहले से ही जानती थी। मैनेजर ने लड़की को काम करने के बहाने हल्द्वानी बुलाया और जबरन उसके साथ कमरे में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एक होटल के जीएम द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अभी जेल भेजा गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें रेप के धाराएं लगी हैं और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हल्द्वानी स्थित विक्टोरिया में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक के आवास पर उत्तरांचल उद्यान परिषद के तत्वावधान में प्रवेश योग शिविर का आयोजन किया। शिविर में प्रशिक्षित सोनिया आर्य ने मौजूद लोगों को प्राणायाम और योगासन की बारीकियां समझाई। उन्होंने कहा कि प्राणायाम से मन मानसिक पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, वहीं इससे पॉजिटिव ऊर्जा भी प्राप्त होती है। साथ ही योगासन से हमारा शरीर का अंग पूरी तरह से दुरुस्त रहता है। योग करके हम कई बीमारियों पर बिना दवा के काबू पा सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता मनोज पाठक का कहना रहा कि नियमित रूप से योगा करने से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहतर उम्मीद है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जून आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और देखिए योगा तन और मन दोनों का एक एक्सरसाइज है और मोदी जी के आह्वान पे और वैसे भी जो हमारे प्राचीन ऋषि और योग ऋषि रहे हैं उन्होंने योगा को हमेशा से इसका प्रचलन और इसको बढ़ावा दिया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि योग के कई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, हर चीज़ को पॉजिटिव रखता है और जैसे कि हमारे स्लोगन पर भी लिखा गया है हर दिन योग हर जन निरोग, तो हमें जो ये स्लोगन है इसको फॉलो करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तरांचल उत्थान मंच के तत्वाधान में श्रीमान मनोज पाठक जी के घर पर आज योगा का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है, जिसके विषय में मैं यही बोलना चाहूँगी योग को निरंतर रूप से अपने जीवन में हमें लाना चाहिए। 2024 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर से ही उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में विक्टोरिया में हम सब ने योग प्रारंभ किया था। लगातार योग कक्षाएं थी, कोरोना काल में वो बाधित हुई थी, अब पुनः यहाँ पर प्रारंभ हुई हैं और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई देते हुए नियमित रूप से यहाँ पर योग की कक्षाएं प्रारंभ रहेंगी और सब लोग निरोगी काया को योग को व्यवहार में ला करके आएंगे।
आज के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 11वां, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सर ने जो कार्यक्रम शुरू किया है और लाइट सेशन से मैंने शुरू किया। लाइट मतलब बहुत ही बेसिक, क्योंकि अभी लोग बिगनर्स हैं, लोगों को अच्छी तरह से सीखना ज़रूरी है कि योग करना कैसे है। लोगों को पता नहीं है, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, थोड़ा मेंटल हेल्थ पे भी हम काम करते हैं। तो बहुत धीरे धीरे शुरू करना है और आपको ध्यान देके, फोकस देके अपनी दिनचर्या बनानी है पहले, उस तरीके से। तो वहीं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में अनेक संस्थानों में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साधु संतों ने इस अवसर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री पंचायती निर्वाणी अखाड़ा के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि योग ऋषियों की पहचान है, परंपरा है और संपूर्ण विश्व भारत की योग पद्धति को मानता है। उन्होंने बताया कि सभी योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, क्योंकि ये मन, मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी देशवासियों को श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, सबको साधुवाद देते हैं। आज जितने सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, सभी अपनी जो पुरानी पद्धति है, पुरानी परंपरा है, उसके साथ जुड़ने का एक जो जरिया है आज का दिन। और आज के दिन जैसे हमारे यहाँ विद्यालय चलता है, हमारे साधु संत हैं, विद्यार्थी हैं, सभी ने इकट्ठे होकर के जो योग की क्लास ली है, पहले भी लेते हैं। आज विशेष रूप से सभी लोगों को बाहर से भी निमंत्रण दिया, जिसमें आसन, प्राणायाम इत्यादि सब जो किया गया, सभी आश्रम में, सभी डेरों में, सभी मंदिरों में, तो सभी धार्मिक स्थानों में ये आज का दिन जो है बड़ा ही सौभाग्यशाली, बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा। ये भारतीय मनुष्यों की, ऋषियों की प्राचीन परंपरा है, जिसको पिछले लगभग 100 वर्ष में बहुत से योगियों ने पुनर्जीवित किया है। खास करके पिछले 30-40 साल में बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ है। संपूर्ण विश्व आज इसको मानता है, भारत की जो योग पद्धति है। वास्तविकता में योग शब्द का अर्थ होता है जोड़, आत्मा को परमात्मा से मिला देना। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो कहा, चित्तस्य वृत्ति निरोधा इति योगः, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देने का नाम योग है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर संपूर्ण योग को करने वाले और कराने वाले और जो लोग उसके जिज्ञासु हैं, सबको मैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ये बताते हुए कि बाकी देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।